क्या क्वेश्चन है? एक्स लिमिटेड इशूड 550 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज। पैसे कब कब हमने लेने हैं? 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 500 इक्विटी शेयर्स। तो हमको कितने इशू करने थे? 550। एप्लीकेशंस कितनी आई? 500। तो ये कौन सा केस हो गया? ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो क्या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस अभी हमने डिस्कस किया है? नहीं किया। उस दिन एक क्वेश्चन आया था, वो भी अंडर सब्सक्रिप्शन का था। मैंने उसमें बोला था कि सारा का सारा क्वेश्चन इससे होगा। 550 का कुछ नहीं करना, जितने शेयर्स इशू करने थे उसका कुछ नहीं करना, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं पूरा क्वेश्चन उतने से होगा। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में ध्यान रखना, हमको इसका कुछ नहीं करना होता है, पूरा क्वेश्चन किससे होगा? जितनी एप्लीकेशंस आई हैं अंडर सब्सक्रिप्शन में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है। जो कैलकुलेशन ज्यादा कैलकुलेशन आती है वो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आती है। अंडर सब्सक्रिप्शन तो इजी है, जितने इश्यू करने हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जितनी एप्लीकेशंस आई हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन 500 के हिसाब से होगा कि 500 शेयर्स हमने इशू करने हैं और एक शेयर कितने का है? 10 का। दूसरी चीज ध्यान क्या रखनी है हमको कि जब भी हमको शेयर्स इशू करने होते हैं, अगर किसी लिस्टेड कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं तो उसके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम उसके पास 90% एप्लीकेशन तो आनी ही आनी चाहिए। अगर 90% एप्लीकेशन किसी कंपनी के पास नहीं आई है तो कंपनी अपना शेयर इशू नहीं कर सकती। समझ आ गया? जितने शेयर इशू करने हैं, कितने इशू करने हैं? 550। जब लोग अप्लाई करेंगे तो कम से कम कंपनी को कितनी एप्लीकेशंस मिलनी चाहिए? इसका 90%, जो कि आएगा 495। अगर 495 से कम एप्लीकेशंस आई तो कंपनी ये शेयर इशू नहीं कर पाएगी, अलाउड नहीं है फिर शेयर इशू करना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होनी चाहिए। ठीक है। 490 आई तो कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। हम्म। अच्छा, 494 हो तो कर सकती है। तो 495 कितना है? 90%। 90% से एक एप्लीकेशन भी कम आई है तो कंपनी वो शेयर इशू नहीं कर सकती। इसमें कितनी एप्लीकेशन आई हैं? 500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो इसका मतलब कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है। अगर कर सकती है इशू तो पूरा क्वेश्चन किससे होगा? पूरा क्वेश्चन 500 से होगा। तो 550 का हमको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सारा पैसा हमको टाइम से मिल गया एक्सेप्ट किसने नहीं दिया? एक विवेक है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 50 शेयर्स हैं। फेल्ड टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। उसने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया, उसने ये दोनों चीजें नहीं दी। साहिल है जिसके पास 200 शेयर्स हैं। पेड दी एंटायर सम, सारा पैसा उसने किसके साथ ही दे दिया? एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे उसने एप्लीकेशन के पैसे तो दिए ही हैं, साथ में अलॉटमेंट के भी दे दिए और साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी दे दिए। समझ आया क्वेश्चन? साहिल ने तो सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही दे दिया और विवेक ने एप्लीकेशन तो दे दी है उसने, अलॉटमेंट नहीं दी है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। ये क्वेश्चन है। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमको ओपन करना है। हम्म। हाँ हाँ करना है। अच्छा, हमारे पास अब टोटल 3 लोग आ गए। 3 लोग कौन कौन आ गए? एक तो आ गया प्रिंस, एक आ गया विवेक और एक आ गया साहिल। ये 3 लोग हैं हमारे पास। तो अपने पैसे गिन लेना, तुम्हारे पास पूरे हैं ना शेयर्स खरीदने के लिए, जितने शेयर्स तुमको खरीदने हैं। अच्छा, टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास? 500 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से साहिल ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 200 शेयर्स के लिए साहिल ने अप्लाई किया है। विवेक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 50 शेयर्स के लिए। और मान के चलते हैं बाकी सारे जितने भी शेयर्स बचे हैं उसके लिए किसने अप्लाई किया है? प्रिंस ने उसके लिए अप्लाई किया। कितने शेयर्स के लिए?
250 शेयर्स के लिए। तो टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई है हमारे पास? 500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। समझ आ गया? ठीक है। पहली एंट्री, पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आराम से बात करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, तो पहले साहिल की बात करते हैं। साहिल, चलो पहले प्रिंस की बात करते हैं। क्या प्रिंस में कुछ कुछ एडवांस दिया है प्रिंस ने, या प्रिंस ने कोई ऐसा पैसा है जो नहीं दिया? प्रिंस ने तो कुछ नहीं किया है, ना ज्यादा दिया ना कम दिया। तो प्रिंस ने जब अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कितने पैसे दिए होंगे? जब प्रिंस ने अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कितने पैसे दिए होंगे? 750 रुपए दिए होंगे उसने। जब प्रिंस ने अप्लाई किया तो उसने कितने रुपए दिए होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे? 750 रुपए। 750 कैसे आया? एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपए। प्रिंस ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 250 शेयर्स के लिए। तो उसने कितने पैसे दिए एप्लीकेशन के टाइम पे? उसने दिए हैं 750 रुपए। तो 750 रुपए तो हमारे बैंक में ये वाले आ गए। ठीक है, ये 750 रुपए हमारे पास आ गए बैंक में। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, विवेक। जब विवेक ने अप्लाई किया तो क्या उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी या नहीं दी होगी? एप्लीकेशन मनी तो दी है। विवेक ने क्या नहीं दिया? उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी उसने। एप्लीकेशन तो दी होगी। एप्लीकेशन कितनी दी होगी उसने? 50 × 3 कितने पैसे दिए होंगे उसने? 150 रुपए उसने दिए होंगे। तो एप्लीकेशन के 150 रुपए हमारे पास इसके आगे। तो टोटल अभी तक हमारे पास कितना पैसा आ गया? 900 रुपए हमारे पास आ गए एप्लीकेशन के। उसके बाद कौन बचा? साहिल बचा अब। अच्छा, क्या साहिल ने एप्लीकेशन के पैसे दिए होंगे या नहीं दिए होंगे? पहले एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन दी होगी या नहीं दी होगी? एप्लीकेशन के वो कितने पैसे देगा? साहिल जब अप्लाई करेगा तो एप्लीकेशन के कितने देगा? एप्लीकेशन के कितने देगा? 600 रुपए। तो हमारे पास कितने आ गए? अच्छा, ये समझ आ रहा है बैंक में पैसा कहाँ से आ रहा है? 3 लोगों ने अप्लाई किया है और तीनों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है। टोटल पैसा एप्लीकेशन का कितना आ गया हमारे पास? 900 और 600, 1500 आ गया। क्योंकि एप्लीकेशन कितनी आई थी? 500 शेयर्स के लिए, और एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपए। टोटल कितना आ गया? 1500। उसके बाद अब साहिल ही है जिसने एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा का पूरा पैसा दे दिया। एप्लीकेशन के टाइम पे इसने एप्लीकेशन तो दी है, साथ में एडवांस भी दे दिया इसने। कौन सा पैसा एडवांस में दिया इसने? अलॉटमेंट का एडवांस दे दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस में दे दिया। तो जब साहिल ने एडवांस पैसा दिया तो एडवांस कितना दिया इसने? 1400 रुपए। वो कैसे आया? 200 इंटू 7। एडवांस तो ये था ना, क्या एप्लीकेशन वाला एडवांस में दिया उसने? क्या एप्लीकेशन का पैसा उसने एडवांस में दिया है या नहीं दिया? एप्लीकेशन का पैसा कोई एडवांस नहीं है। एडवांस क्या है? एडवांस दिया है उसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। यहां तक समझ आ गया? कितना दिया होगा उसने? प्लस कितना प्लस करें इसमें? 1400 रुपए प्लस कर देते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे टोटल हमको कितने पैसे मिले होंगे? अच्छा, 1400 में से भी मैं ऐसे लिख दूं कि इसने 400 रुपए तो दिए हैं अलॉटमेंट के एडवांस में, और 1000 रुपए दिए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के एडवांस में। समझ आ गया यहाँ तक? तो टोटल एप्लीकेशन के टाइम पे हमको कितने पैसे मिले होंगे? कितना आ गया ये? 2900 रुपए आ गए। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, जो साहिल ने हमको पैसा एडवांस में दे दिया ये वाला, क्या जब मैं अलॉटमेंट मनी मांगूंगा इससे तो क्या अलॉटमेंट के टाइम पे भी देगा ये पैसे? नहीं देगा ना उस टाइम पे। तो क्यों बोले, क्या बोलेगा उस टाइम पे कि एडवांस दे रखा है मैंने उस टाइम का? तो एडवांस जब उसने दे रखा है, जब अलॉटमेंट मनी लेंगे इससे तो ये पैसे नहीं देगा फिर। मतलब ये 400 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं देगा और 1000 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे नहीं देगा। समझ आ गया यहाँ तक? तो एप्लीकेशन पे टोटल हमारे पास कितना पैसा आया? 2900 रुपए आया है। जिसमें से एप्लीकेशन का कितना है? एप्लीकेशन का कितना है? 500 इंटू 3। एप्लीकेशन का तो 1500 ही था ना, यही था ना एप्लीकेशन का। तो बाकी क्या था? बाकी तो एडवांस था। तो उसको क्या लिखना चाहिए? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यहां तक समझ आ गया? कितना एडवांस था? 200 इंटू 7। एडवांस टोटल इसने कितना दिया? 1400 रुपये एडवांस दिया। पहली एंट्री समझ आ गई?
पहली एंट्री में बैंक में टोटल पैसे कितने आए हैं, 2900 रुपए आए हैं, जिसमें से एप्लीकेशन के पैसे कितने थे, 500 इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास 500 आई है, 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए बनते थे। और साहिल ने क्योंकि एडवांस में दे दी हमको अलॉटमेंट और कॉल मनी, तो 200 इंटू 7 रुपए एडवांस में आए, 1400 रुपए हमारे पास कॉल्स इन एडवांस आ गया। सेकेंड एंट्री क्या होती थी, सेकेंड एंट्री में क्या करते थे, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल में। किसका पैसा ट्रांसफर करते थे, एप्लीकेशन का। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा यहाँ पे शेयर शेयर हम लिख रहे हैं, वो उसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा, तो अभी हम शेयर ही लिखते चलते हैं, कोई नहीं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कितनी अमाउंट से होगी, ये एंट्री होगी 1500 से, क्योंकि किसका पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। तो 1500 और 1500, ये दोनों एंट्री समझ आ गई कि हमारे पास टोटल पैसा कितना आया था 2900, जिसमें से 1500 तो एप्लीकेशन का था, 1400 आया था एडवांस में। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री किस चीज की होती है, अलॉटमेंट रिसीव करने की होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की। अलॉटमेंट ड्यू करना मतलब अब हम उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ड्यू करने वाली एंट्री होती है, वो चाहे कोई दे चाहे ना दे, चाहे एडवांस में दे, कुछ भी करे, अलॉटमेंट ड्यू करने वाली एंट्री तो हमेशा फुल अमाउंट से ही होती है। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है ड्यू करने की अलॉटमेंट को। तो ड्यू कितने पैसे करने हैं अलॉटमेंट पे, जितने हमारे पास शेयर्स हैं इनटू जितनी अलॉटमेंट बनी है, जिसने भी एडवांस दिया जिसने नहीं दिया वो अगली एंट्री की बात है। यहाँ पे तो हम ड्यू कर रहे हैं, तो 500 इंटू 2, हमने ड्यू कर दिया 1000 रुपए की अलॉटमेंट पे, हमने कितने लेने हैं उनसे, 1000 रुपए लेने हैं। फोर्थ एंट्री, अब अलॉटमेंट के पैसे हमको मिलेंगे, तो अलॉटमेंट के पैसे मिलने की एंट्री में सबसे पहले डेबिट क्या होगा, बैंक डेबिट होगा, ठीक है। अच्छा फिर से बात करते हैं, क्या प्रिंस अलॉटमेंट के पैसे देगा हमको, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अलॉटमेंट के पैसे उसने दिए होंगे, कितने देगा वो अलॉटमेंट के, 250 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, और अलॉटमेंट मनी कितनी थी, 2 रुपए, तो वो कितने देगा, 500 रुपए अलॉटमेंट के देगा। तो अलॉटमेंट के हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए, 500 रुपए तो बैंक में आ गए। उसके बाद क्या विवेक अलॉटमेंट के पैसे देगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विवेक फेल्ड टू पे दी अलॉटमेंट मनी, विवेक ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, फिर बैंक में पैसे नहीं आएंगे। क्या साहिल अलॉटमेंट का पैसा देगा, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसने दे दिया। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे इस टाइम पे, बैंक में आएंगे 500 रुपए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 500 रुपए। यहाँ तक समझ आ गया, ये वाला बैंक की अमाउंट, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, प्रिंस तो नॉर्मली अलॉटमेंट के पैसे देगा 250 इंटू 2, विवेक अलॉटमेंट के पैसे नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विवेक होल्डिंग 50 शेयर्स फेल्ड टू पे दी अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो ये नहीं देगा, ये पैसे बैंक में नहीं आएंगे। उसके बाद साहिल भी नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि साहिल ने अलॉटमेंट के पैसे पहले ही एडवांस में दे रखे हैं हमको, तो ये भी नहीं देगा। तो बैंक में टोटल कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट के टाइम पे, 500 रुपए आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो जब कॉल्स इन एरियर होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बन जाता है एक एसेट, बाद में पैसे ले लेंगे उससे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर कितना है इसमें, किसका है कॉल्स इन एरियर, विवेक का। कितना है अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर कितना है, 50 इंटू 2, तो 100 रुपए हो गया इसका कॉल्स इन एरियर, ठीक है। उसके बाद मैंने तुमको बोला था जब कॉल्स इन एडवांस के पैसे हमको मिलते हैं तब तो हम करते हैं उसको क्रेडिट, जब कॉल्स इन एडवांस के मिलने चाहिए उस टाइम पे करते हैं डेबिट। तो साहिल के अलॉटमेंट के पैसे तो इस एंट्री में मिलने चाहिए थे ना हमको, तो अलॉटमेंट वाला कॉल्स इन एडवांस यहाँ डेबिट कर देंगे उसका। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, उसका अलॉटमेंट पे कितना एडवांस आया हुआ था, अलॉटमेंट का एडवांस था उसका 400 रुपए, तो 400 रुपए यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे टोटल हमने कितना पैसा मांगा था उनसे, 1000 रुपए। ये एंट्री समझ आ गई। अच्छा आप एक एक बार इसको वैसे देख लेते हैं, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांग रहे हैं हम, 1000, जिसमें से कितने मिले हमको,
500 मिले, कितने नहीं मिले, 100 नहीं मिले, कितने पहले ही मिल चुके हैं, 400 पहले ही मिल चुके हैं। तो ये 1000 रुपए का बाइफर्केशन है कि 1000 के साथ ये हुआ है। यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन? कॉल्स इन एडवांस डेबिट क्यों हुआ यहाँ पे? अच्छा, कॉल्स इन एडवांस जब मिलता है तो वो क्या होता है हमारे लिए? वो क्या होता है? लाइबिलिटी होती है हमारे लिए, क्योंकि उसने उसने शेयर्स लिए, मैंने पैसा मांगा भी नहीं और वो पैसा देगा, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई हमारे लिए। जब ये अलॉटमेंट की बात आएगी तो ये वाली लाइबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए ना, उस टाइम पे थोड़ी ये लाइबिलिटी बची रहेगी हमारी। मैं अच्छा ऐसे मान लेते हैं कि मैंने किसी के ऑफिस में जाके मान लेता हूँ एसी सर्विस करनी थी। क्या करना था? मैंने वहां जाके एसी सर्विस करनी थी, और वो सर्विस करनी है मान लेते हैं मैंने 5 अगस्त को। 5 अगस्त को मैंने एसी सर्विस करनी है, और वो आज ही आया, 3 अगस्त को आया, और उसने मेरे को क्या किया? उसने मेरे को एडवांस में दे दिया 1000 रुपए। तो मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई या नहीं बन गई है? लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि मेरे को इसके अगेंस्ट अब काम करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। जब मेरे लिए लाइबिलिटी है तो मैं एंट्री करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए 1000 रुपए, और किस चीज के आए हैं? ये एडवांस में मेरे को कुछ पैसा मिला है, तो इसको मैं नाम, उस केस में हम इसको नाम क्या दे रहे हैं? कॉल्स इन एडवांस नाम दे रहे हैं वहां पे इसको। ठीक है। उसके बाद जब डेट आई 5 अगस्त, 5 अगस्त को मैं उसके घर गया, ऑफिस गया सर्विस करने, मैंने एसी सर्विस कर दिया, क्या ये अभी भी लाइबिलिटी बनी रहेगी मेरी? अब तो लाइबिलिटी नहीं है ना ये, अब लाइबिलिटी खत्म करनी है मेरे को। मतलब जब लाइबिलिटी बनी थी तो क्या हुई थी? क्रेडिट। जब ये लाइबिलिटी खत्म होगी तो क्या होगी? डेबिट। क्योंकि लाइबिलिटी कौन सी साइड बढ़ती है? लाइबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है, और खत्म कौन सी साइड होती है? लाइबिलिटी डेबिट में खत्म होती है। इसलिए लाइबिलिटी हमने खत्म कर दी कौन सी एंट्री में? बैंक वाली एंट्री में। कि अब उससे जो अलॉटमेंट का पैसा उसने एडवांस दिया था ना, अब वो और एडवांस नहीं है, अब तो वो ड्यू हो चुका है, और मान लेते हैं रिसीव हो गया वो हमको। ठीक है। तो अब मैंने अलॉटमेंट की लाइबिलिटी खत्म कर दी। अच्छा, क्या उसकी कॉल की कॉल्स इन एडवांस की लाइबिलिटी भी खत्म होगी? जो उसने कॉल का पैसा एडवांस में दिया हुआ है, वो तो लाइबिलिटी अभी खत्म नहीं हुई ना। हमने लाइबिलिटी कितनी खत्म की है? 1400 में से सिर्फ अलॉटमेंट वाली लाइबिलिटी खत्म की है। 1000 रुपए अभी भी कॉल्स इन एडवांस में रखे हुए हैं, वो अभी भी मेरी लाइबिलिटी है। समझ आ गया यहाँ तक? इतना लाइबिलिटी के चक्करों में पड़ना ही नहीं हमको। क्या याद रखना है? जब कॉल्स इन एडवांस मिलता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। उसके बाद जब कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होता है जिस एंट्री में जाके, बैंक वाली एंट्री में, वहां पे वो डेबिट हो जाता है। ठीक है। और ड्यू करने वाली एंट्री में ना तो कॉल्स इन एरियर आता है, ना कॉल्स इन एडवांस आता है। ये जो भी चीजें आती है कौन सी एंट्री में आती है? बैंक वाली एंट्री में आती है। फोर्थ एंट्री होगी, अलॉटमेंट का काम खत्म हो गया। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री में क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करते हुए मेरे को नहीं पता कुछ भी, हम ड्यू की एंट्री फुल अमाउंट से करेंगे। तो फुल अमाउंट मतलब 500 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल मनी थी 5 रुपए, तो हमने ड्यू कर दी 2500 रुपए से। और सेम एंट्री इसकी रिसीव करने वाली पहले जैसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा तो एक एक करके, प्रिंस हमको कितने पैसे देगा? 250 इंटू 5, ये तो फर्स्ट कॉल का इतना ही देगा, तो कितने पैसे देगा ये? 550 कैसे आ गया? 1250 रुपये। तो ये हमको देगा 1250 रुपये, तो इसके आगे 1250 प्लस, क्या विवेक हमको फर्स्ट कॉल के पैसे देगा? विवेक ने तो मना किया हुआ है, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए इसने, तो ये नहीं देगा। उसके बाद क्या साहिल फर्स्ट कॉल के पैसे देगा? साहिल भी नहीं देगा, क्योंकि साहिल पहले ही दे चुका है, तो वो भी नहीं आएगी। तो बैंक में हमारा फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना पैसा आएगा? 1250 आएगा। उसके बाद क्योंकि कॉल्स इन एरियर था इसमें भी, तो डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना कॉल्स इन एरियर था? विवेक का था ना कॉल्स इन एरियर, तो 50 इंटू 5। कॉल्स इन एरियर कितना है? 50 इंटू 5, 250 रुपये कॉल्स इन एरियर है। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि यहाँ भी एडजस्ट होगा, तो डेबिट होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मेरे को एडवांस मिला हुआ है पहले से? कितना मिला हुआ है? 1000 रुपये, क्योंकि 200 इंटू 5, 1000 रुपये उसने कॉल्स इन एडवांस के हमको पहले से दिए हुए हैं। तो 1000 रुपये टू
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा था? 2500 था, जिसमें से 1250 तो हमको मिल गया है, 250 रुपये हमको नहीं मिला, और ये 1000 हमको ऑलरेडी एडवांस मिल चुका था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये एंट्रीज होनी थी इसमें। समझ आ गया? तो अभी जो हमने टॉपिक किया वो कौन सा किया है? वही जो पहले किया था, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर, उसी का एक क्वेश्चन किया। नया तो कुछ भी नहीं किया, नई बस हमने एक ही बात की है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितनी आनी चाहिए? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए हमारे पास। अगर 90% नहीं आई तो कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। समझ आ गया? तो ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कई बार, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है? 90% होती है। चलो, कॉल्स इन एरियर के टाइम पे क्या एंट्री होती है? कॉल्स इन एरियर सिंपली मींस, मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स। कॉल का पैसा या उसने अलॉटमेंट का पैसा अगर हमको नहीं दिया तो वो क्या है? कॉल्स इन एरियर है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम करते हैं तो पहली एंट्री हमने की अमाउंट ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो फुल अमाउंट से होगी, ड्यू करने वाली तो अलॉटमेंट होगा या कॉल जो भी होगा। उसके बाद जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक में उतने पैसे आएंगे जितने हमको रिसीव हुए हैं, कॉल्स इन एरियर में उतने आएंगे जितने पैसे हमको नहीं मिले हैं, और टोटल अमाउंट किस में आ जाएगी? अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल में। ऐसे ही था ना, कि जैसे मान लेता हूँ 500 इंटू 5 रुपये हमने अलॉटमेंट ड्यू की, तो टोटल ड्यू कितने की? 2500 और 2500। उसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हमको कितने पैसे मिले होंगे? बैंक में कितने आएंगे? बैंक में आएंगे 2000, और कितने नहीं मिले? वो आएंगे कॉल्स इन एरियर में, और टोटल कितने थे अलॉटमेंट के? 2500, वो आएंगे अलॉटमेंट में। ये है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब हमको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना तो क्या एंट्री होगी? फिर तो ये एंट्री कितने से ड्यू की हमने? 2500 से ड्यू की। फिर यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कुछ लिखना नहीं, जितने पैसे मिले उतने से नॉर्मल एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से होगी ये एंट्री? 2000 से होगी ना। वही वाला अगर पिछला केस लेके चलें, 500 रुपये नहीं मिले थे हमको तो कितने मिले थे? 2000। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कुछ आएगा नहीं, ये एंट्री कितने से हो जाएगी? 2000। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? मनी ड्यू करने की एंट्री हमेशा फुल अमाउंट से होती है। उसके बाद अच्छा, इन एंट्रीज में अगर कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाए, मतलब प्रीमियम पे हम अगर शेयर्स इशू करें, तो क्या हमारी एंट्रीज पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? शेयर कैपिटल के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा बस। क्या इस एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? इस एंट्री पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। और ड्यू करने की एंट्री तो हम कर ही फुल अमाउंट से रहे हैं, तो ये वाली एंट्री तो सिंपल है, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक वाली एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एनी विल बी क्रेडिटेड एज यूजुअल अलोंग विद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के साथ वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कॉल्स इन एरियर हमारा किसी भी स्टेज पे हो सकता है, अलॉटमेंट के टाइम पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल किसी भी टाइम पे हो सकता है, पर कब नहीं हो सकता? एप्लीकेशन के टाइम पे कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता। कंपनी कैन चार्ज, अच्छा ये नया पॉइंट है जो भी हमने डिस्कस नहीं किया। कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज कर सकती है। जो टाइम से पैसा नहीं देगा उनसे कंपनी क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज करेगी, एज पर देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये नाम तुमने पहले सुना होगा शायद 11th में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे तुम्हारे, कौन कौन से? MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितना कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ है उतने रेट से कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन AOA, अगर उसमें नहीं लिखा हुआ तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% चार्ज होगा। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये परसेंटेज याद रखनी है। कितनी याद रखनी है? कॉल्स इन एरियर पे जब हम उनसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज करते हैं तो कितना चार्ज करते हैं? 10% चार्ज करते हैं। उसके बाद जब ये वाला पॉइंट अभी नहीं करा हमने, ये बाद में देखेंगे। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है?
शेयर होल्डर हमको कुछ किसी चीज के पैसे एडवांस में देते जो अभी तक हमने मंगवाए भी नहीं है, वही तो कॉल्स इन एडवांस होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी, जब हमको वो एडवांस के पैसे मिलते हैं। अच्छा अब ये वाली एंट्री यहाँ समझ लेना, बहुत आसान है। जब हमको एडवांस के पैसे मिलते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये एंट्री हो रही होती है, बस ये एंट्री किसी एंट्री के साथ जुड़ जाती है। यही वाली एंट्री पहली एंट्री में हुई थी, ये एप्लीकेशन के साथ जोड़ के कर दी थी बस हमने। जो पहली एंट्री हमने पिछले क्वेश्चन में की वो एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आया था, 1500 और 1400। 1500 तो एप्लीकेशन का था, 1400 कॉल्स इन एडवांस का था। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो अगर मैं इन दोनों शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा 1500, कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा 1400, अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को अलग अलग करके देखूं तो बहुत सिंपल एंट्रीज हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की एंट्री होगी 1500 रुपए से। फिर एक और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ये एंट्री होगी 1400 रुपए से। हम बोलते हैं दोनों एंट्रीज में बैंक तो डेबिट हो ही रहा है, तो अलग अलग करने की बजाय क्या करते हैं, एक ही एंट्री में कंबाइन एंट्री कर देते हैं हम। अगर सिर्फ कॉल्स इन एडवांस की बात करूं तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, की एडवांस में मिला ये पैसा हमको, ठीक है। उसके बाद जब ये एडवांस का पैसा एडजस्ट होता है किसी रिस्पेक्टिव कॉल में जाके, मतलब अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट हो रहा है या फर्स्ट कॉल में जाके एडजस्ट हो रहा है उसकी बैंक वाली एंट्री में, तो क्या एंट्री होती है, उस टाइम पे कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाता है और उसका नाम जो भी होता है अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दो एंट्रीज होती हैं कॉल्स इन एडवांस की, बस ये एंट्रीज किसी एंट्री के साथ जुड़ के हो रही होती हैं। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट वही है, मनी ड्यू करने की एंट्री तो फुल अमाउंट से ही होती है। फिर इंटरेस्ट की बात आ गई। अच्छा इंटरेस्ट जब कॉल्स इन एडवांस, कोई मेरे को एडवांस में पैसे दे देगा तो इंटरेस्ट हम उनसे लेंगे या उनको देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट अब हमने देना है, तो याद रखना जब इंटरेस्ट लेना होता है कॉल्स इन एरियर पे तो रेट है 10% का, जब इंटरेस्ट देना होता है तो रेट है 12% का, ठीक है। तो मतलब जब हमको इंटरेस्ट मिलता है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। जब इंटरेस्ट हम देंगे तो कितना देंगे, 12% देंगे। हाँ, और अगर ए में कोई और रेट लिखा हुआ है तो वो वाला रेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये पता नहीं अभी हमको क्या लिखा हुआ है। फिर ये वाली बात आ गई, ये भी पता है हमको, टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन या तो फुल सब्सक्रिप्शन होगी या अंडर सब्सक्रिप्शन होगी या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन होगी। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जितने शेयर्स हमने इशू करने हैं उतनी ही एप्लीकेशन भी आ जाए तो क्या है वो फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होगा, जितने शेयर इशू करने हैं एप्लीकेशन उससे कम आती है तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। अच्छा अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर एक पॉइंट नया क्या किया था हमने, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है, जब जितने शेयर हमने इशू करने हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन अगर आ जाती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन का। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्टली क्वेश्चन वो ओवर सब्सक्रिप्शन का आता है। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हमने कर लिया। इट सिंपली मींस कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, जितने इशू करने थे उससे कम एप्लीकेशन आई हैं। एग्जाम्पल के लिए इशू करने थे 10,000 शेयर, एप्लीकेशन कितनी आई 9,000 शेयर के लिए, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके में इसके अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस आता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी कितनी है, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट कितनी बताई हुई है, 90% बताई हुई है। इसका मतलब 90% से भी कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली तो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, उनका पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा। जितने भी एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे आएंगे वो पैसे उनको वापस करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, सारी की सारी एंट्रीज किससे होंगी उस केस में, शेयर्स अप्लाइड से। जितनी एप्लीकेशन आई हमारे केस में कितना था 500, तो पूरी एंट्रीज किससे होंगी 500 से। और ये एंट्रीज भी कब होगी, जब हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई तो क्या करना है हमको, तो उनका पैसा रिफंड कर देंगे। अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका।
A limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each, payable rupees 2 on application and rupees 8 on allotment. Applications were received for 40,000 equity shares. एंट्री बताओ, पहली एंट्री क्या होगी? हमको इशू कितने करने हैं? 50,000 इक्विटी शेयर इशू करने हैं। एक शेयर कितने का है? 10 का। और वो पैसे कैसे मंगवाएंगे हम? 2 एप्लीकेशन पे और 8 रुपए अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं। तो एप्लीकेशन कितनी आई हमारे पास? 40,000 इक्विटी शेयर के लिए। क्या कंपनी शेयर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होगी इसकी? 50 के हिसाब से 90% कितना बनेगा? 45,000 की कम से कम कंपनी को 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलनी चाहिए थी, जो कि कितने के लिए मिली है? 40,000 के लिए। एप्लीकेशन के पैसे तो मिले होंगे ना, जिसने अप्लाई किया होगा उसने एप्लीकेशन के पैसे तो दिए होंगे, तो पहली एंट्री तो होगी। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी? 40,000 इंटू 2, ये एंट्री होगी 80,000 से कि 80,000 शेयर्स के लिए 80,000 रुपए हमको एप्लीकेशन पे मिले। सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में हम या क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर तब करते थे जब हमने उनको शेयर्स अलॉट किए हैं। तो इस केस में तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, तो इस केस में क्या करना है? जो पैसा हमारे पास आया उसको रिफंड कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस वही वाली जो एंट्री हमने की थी उसको रिवर्स करके पैसा उनका वापस कर दिया। बस हमने पैसा आया एप्लीकेशन के टाइम पे 80,000 और रिफंड कर दिया वो हमने। ठीक है। हाँ, तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो पहली एंट्री में पैसा मिलेगा, दूसरी एंट्री में रिफंड हो जाएगा वो पैसा। हमारे पास हम कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है। तो आज तो हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं नया। अब हमको कल क्या करना है? कल हम शुरू करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये वाला टॉपिक तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक तुमको मुश्किल लग सकता है नहीं है मुश्किल, इतना लग सकता है तुमको मुश्किल ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, पर उतना है नहीं है मुश्किल। तो अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है। चैप्टर कितना रह गया? चैप्टर तो अभी काफी है।